चलिए हम लोग चालू कर लेते हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिस्कशन इन ऑडियो। इस चैप्टर में हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेकंड, मसल। थर्ड, स्केलेटल सिस्टम। फोर्थ, ज्वाइंट्स। और फिफ्थ, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। चलिए हम लोग चालू कर लेते हैं। 1, 2, 3 start. First question. Movement is one of the significant feature of living beings. मतलब मूवमेंट लिविंग बीइंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में अनेक प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को। मूवमेंट लिविंग बीइंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एनिमल्स और प्लांट्स में अनेक प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। बताइए, क्या स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है? यानी कि क्या अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग का मूवमेंट साधारण रूप है? जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। जी हाँ, अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग का मूवमेंट साधारण रूप है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला और टेंटेकल्स शोन किए जाते हैं बाई मेनी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अनेक ऑर्गेनिजम्स सिलिया, फ्लैजेला और टेंटेकल्स द्वारा मूवमेंट शो करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड टेंटेकल्स शोन किया जाता है बाई मेनी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अनेक ऑर्गेनिजम्स सिलिया, फ्लैजेला और टेंटेकल्स द्वारा मूवमेंट को शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, eyelids, tongue, etc. Some of the movement result in a change of place or location. ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को लोकोमेशन कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स मूव कर सकते हैं अपने लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एटसेट्रा को। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट होता है इन अ चेंज और प्लेस और लोकेशन। जी हाँ, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट्स करता है इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं, यानी कि मानो अपने लिम्ब्स, जॉज, आईलिड, टंग आदि को मूव कर सकता है। कुछ मूवमेंट में प्लेस अथवा लोकेशन में चेंज होता है। ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। जी हाँ, मानव अपने लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग आदि को मूव कर सकता है। कुछ मूवमेंट जिनमें प्लेस अथवा
लोकेशन में चेंज होता है, ऐसे वॉलेंटरी मूवमेंट्स को लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। जी हाँ, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आदि सभी लोकोमोटरी मूवमेंट के कुछ रूप हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को नीड नहीं है डिफरेंट होना फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जी हाँ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे जी हाँ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम में सिलिया हेल्प्स करता है इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा यूज कर सकता है इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग फूड और फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज कर सकता है इन्हीं टेंटेकल्स को फॉर लोकोमोशन। हम लोग यूज करते हैं अपने लिम्स को फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। तो एबव ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट करता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को स्टडीड नहीं किया जा सकता सेपरेटली। ये दोनों लिंक्ड हो सकते हैं बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, मूवमेंट और लोकोमोशन को स्टडीड नहीं किया जा सकता सेपरेटली। दोनों को लिंक्ड किया जा सकता है यह कहकर कि लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। बताइए, क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक है? यदि नहीं तो बताइए कैसे? जी हाँ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स से भिन्न होने की आवश्यक नहीं है। जैसे पैरामीशियम में सिलिया की सहायता से साइटोफेरिंक्स द्वारा भोजन का मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों कार्य हो सकते हैं। हाइड्रा अपने टेंटेकल्स का प्रयोग शिकार पकड़ने और लोकोमोशन दोनों में कर सकता है। हम अपने लिम्स का प्रयोग बॉडी के पोस्चर को बदलने और लोकोमोशन दोनों में करते हैं। ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से संकेत मिलता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट का सेपरेट अध्ययन नहीं किया जा सकता है। बताइए, क्या सभी लोकोमोशन मूवमेंट्स होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते हैं? जी हाँ, सभी लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशंस नहीं होते हैं। बताइए, मेथड ऑफ लोकोमोशन जो कि परफॉर्म्ड किया जाता है बाय एनिमल्स, वह
किसके साथ वैरी करता है? जी हाँ, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन जो कि परफॉर्म्ड होता है बाय एनिमल्स वैरी करता है विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर क्या लोकोमोशन जनरली होता है फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions और एस्केप करने के लिए फ्रॉम एनिमीज या फिर प्रीडेटर्स? जी हाँ, मेथड ऑफ लोकोमोशन जो कि परफॉर्म्ड किया जाता है बाय एनिमल्स वैरी करता है विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ सिचुएशन। हाउएवर लोकोमोशन जनरली किया जाता है फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एस्केप करने के लिए फ्रॉम एनिमीज या फिर प्रीडेटर्स। रिवाइज कीजिए 20.1 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को। बताइए सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितने मेन टाइप्स के मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं? नाम बताइए। जी हाँ, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट करते हैं 3 मेन टाइप्स के मूवमेंट को, एमेबॉइड, सिलियरी एंड मस्क्यूलर। बताइए क्या मानव की सेल्स मुख्यतः 3 प्रकार के मूवमेंट को शो करती है, अमीबोइड, सिलियरी और मस्क्यूलर? जी हाँ, मानव के शरीर की सेल्स मुख्यतः 3 प्रकार के मूवमेंट को शो करती है, अमीबोइड, सिलियरी और मस्क्यूलर। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम बताइए हमारे बॉडी का जो कि एग्जिबिट करते हैं अमीबोइड मूवमेंट को। जी हाँ, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे बॉडी में लाइक मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट करते हैं एमेबॉइड मूवमेंट को। हमारे शरीर की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस और ब्लड की ल्यूकोसाइट्स डेट इज डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड मूवमेंट प्रदर्शित करती है। बताइए क्या यह इफेक्टेड होता है बाई स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाई द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा? जी हाँ, यह इफेक्टेड होता है बाई स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाई द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। ये एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग द्वारा स्यूडोपोडिया बनाकर की जाती है जैसे अमीबा में। बताइए क्या साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट भी इन्वॉल्व्ड होते हैं इन अमीबॉइड मूवमेंट? जी हाँ, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व्ड होता है इन अमीबॉइड मूवमेंट। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे माइक्रोफिलामेंट भी अमीबॉइड मूवमेंट में सहयोगी होती है। बताइए सिलियरी मूवमेंट कहाँ पर हमारे बॉडी में ऑक्यूर होता है? जी हाँ, सिलियरी मूवमेंट ऑक्यूर होता है इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर lined by ciliated epithelium. Ciliated epithelium
कि लाइनिंग वाले अधिकतर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में सिलियरी मूवमेंट पाई जाती है। बताइए क्या द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया हेल्प्स करता है हमें इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड along with the atmospheric air। जी हाँ, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीरिया का इन ट्रैकिया हेल्प्स करता है हमें इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड along with the atmospheric air। यानी कि ट्रैकिया में सीरिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से एटमॉस्फेरिक एयर में उपस्थित गंदे पदार्थों को रिमूव करने में सहायता मिलती है। बताइए पासेस ऑफ ओवा थ्रू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट किसके द्वारा फैसिलिटेटेड होता है? जी हाँ, पासेस ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फैसिलिटेटेड होता है बाई द सिलियरी मूवमेंट। बताइए क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा का पास होना भी सिलियरी मूवमेंट की सहायता से होता है? जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा का पास होना भी सिलियरी मूवमेंट की सहायता से होता है। हमारे लिम्स, जॉज, टोंग एटसेट्रा के मूवमेंट के लिए किसका रिक्वायर होता है? जी हाँ, हमारे लिम्स, जॉज, टंग के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट का रिक्वायर होता है। क्या हमारे लिम्स, जॉ, टंग एटसेट्रा के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट आवश्यक है? जी हाँ, हमारे लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट आवश्यक है। बताइए मसल्स की कौन सा प्रॉपर्टी इफेक्टिवली यूज्ड किया जाता है फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जी हाँ, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल को इफेक्टिवली यूज्ड किया जाता है फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या मानव और मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोशन और अन्य प्रकार के मूवमेंट में मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का उपयोग होता है? जी हाँ, मानव और मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन और अन्य प्रकार के मूवमेंट में मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का उपयोग होता है। बताइए क्या लोकोमोशन को रिक्वायर्स है ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम के? जी हाँ, लोकोमोशन को रिक्वायर्स है अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम का। यानी कि लोकोमोशन के लिए मस्कुलर स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ मसल, उनका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम को रिवाइज कीजिए। 20.2 मसल्स को आपने स्टडीड किया होगा चैप्टर 8 में कि सिलिया और फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बताइए सिलिया और फ्लैजेला किसका आउटग्रोथ होता है?
जी हाँ, सिलिया और फ्लैजेला आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। बताइए फ्लैजिलर मूवमेंट्स किसमें हेल्प्स करता है? जी हाँ, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स करता है इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूगुलेना। बताइए कौन सा मूवमेंट हेल्प्स करता है इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस और प्रोटोजोन्स लाइक यूगिलिना की लोकोमोशन में? जी हाँ, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प करता है इन स्विमिंग ऑफ प्रोटोजोआ, वाटर करंट के मेंटेनेंस में, इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस और यूगिलिना जैसे प्रोटोजोन्स के लोकोमोशन में। बताइए मसल क्या होता है और इसके ओरिजिन के बारे में बताइए। जी हाँ, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। जी हाँ, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। जी हाँ, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। बताइए क्या मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है? जी हाँ, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। बताइए कितना परसेंट एडल्ट ह्यूमन बॉडी का कंट्रीब्यूटेड होता है बाय मसल्स? जी हाँ, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट कंट्रीब्यूटेड होता है बाय मसल्स। बताइए क्या एडल्ट ह्यूमन के शरीर के वेट का लगभग 40 to 50% भाग मसल्स का होता है? जी हाँ, एडल्ट ह्यूमन के शरीर के वेट का लगभग 40 to 50% भाग मसल्स का होता है। मसल्स के पास का स्पेशल प्रॉपर्टीज को बताइए। जी हाँ, मसल्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एलास्टिसिटी। मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जैसे? जी हाँ, मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स को क्लासिफाइड किया गया है यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली? जी हाँ, मसल्स को क्लासिफाइड किया गया है यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकोमोशन, appearance and nature of regulation of their activity। लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज एटसेट्रा के आधार पर मसल्स को क्या क्लासिफाइड किया गया है? जी हाँ, लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज एटसेट्रा के आधार पर मसल्स को क्लासिफाई करते हैं। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ मसल्स, मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं?
जी हाँ, लोकेशन ऑफ मसल्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। फर्स्ट स्केलेटल, सेकंड विसरल एंड थर्ड कार्डियक। लोकेशन के आधार पर मसल्स कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, लोकेशन के आधार पर मसल्स 3 प्रकार की होती है: स्केलेटन, विसरल, कार्डियक। बताइए कौन सा मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी? जी हाँ, स्केलेटल मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। बताइए क्या स्केलेटन मसल्स बॉडी के स्केलेटन कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में होती है? जी हाँ, स्केलेटन मसल बॉडी के स्केलेटन कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में होती है। अंडर माइक्रोस्कोप स्केलेटल मसल्स का अपीयरेंस बताइए। जी हाँ, अंडर माइक्रोस्कोप skeletal muscles have a stripped appearance। बताइए क्या माइक्रोस्कोप से देखने पर स्केलेटल मसल्स में धारियां दिखाई देती है, और क्या इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं? जी हाँ, स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें धारियां दिखती है, और इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। बताइए स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी क्यों कहा जाता है? जी हाँ, एज एक्टिविटीज ऑफ स्केलेटल मसल्स अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। बताइए क्या मसल की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, और क्या इसीलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं? जी हाँ, मसल्स की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। बताइए स्केलेटल मसल्स प्राइमरीली किस एक्शन में इन्वॉल्व्ड होता है? जी हाँ, स्केलेटल मसल्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड होता है इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स में। बताइए क्या ये स्केलेटल मसल्स मुख्य रूप से लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को बदलने में सहायक होती है? जी हाँ, स्केलेटल मसल्स मुख्य रूप से लोकोमोशन और बॉडी के पोस्चर को बदलने में सहायक होती है। सेकेंड, विसरल मसल्स। बताइए विसरल मसल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? जी हाँ, विसरल मसल्स लोकेटेड होते हैं इन दी इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा। फिर से बताइए, ये विसरल मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, ये विसरल मसल्स शरीर के हॉलो विसरल ऑर्गन्स जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आदि की इनर वॉल्स में पाई जाती है। बताइए क्या
विसरल मसल्स एग्जिबिट करते हैं एनी स्ट्राइएशन? यदि नहीं तो इनका अपीयरेंस बताइए। जी हाँ, विसरल मसल्स एग्जिबिट नहीं करते हैं एनी स्ट्राइएशन को, और यह स्मूथ होते हैं इन अपीयरेंस, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। बताइए, विसरल मसल्स क्या ये नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ दिखती है, और इसलिए इन्हें स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं? जी हाँ, विसरल मसल्स ये नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ दिखती है, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। बताइए, स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या फिर विसरल मसल्स का एक्टिविटीज क्या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है? जी नहीं, विसरल, स्मूथ या फिर नॉन स्टाइटेड मसल्स का एक्टिविटीज कंट्रोल में नहीं होता है अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको नॉन किया जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। बताइए, क्या विसरल मसल्स की एक्टिविटीज पर नर्वस सिस्टम का वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं? जी हाँ, विसरल मसल्स की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। बताइए, इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रैटेड मसल्स किसमें असिस्ट करते हैं? जी हाँ, इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रैटेड मसल्स असिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जी हाँ, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। जी हाँ, दे असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। बताइए, क्या विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रैटेड मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा भोजन और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है? जी हाँ, वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रैटेड मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा भोजन और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट की मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है। थर्ड मसल, कार्डियक मसल। एज द नेम सजेस्ट, क्या कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल्स हैं? जी हाँ, कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल्स होते हैं। बताइए, किस तरह से कार्डियक मसल सेल असेंबल होकर फॉर्म करते हैं कार्डियक मसल को? जी हाँ, कार्डियक मसल सेल्स असेंबल होकर इन ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म करते हैं कार्डियक मसल को। बताइए, क्या कार्डियक मसल्स सेल्स ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल्स बनाती है? जी हाँ,
कई कार्डियक मसल्स सेल्स ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल्स बनाती है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? जी हाँ, बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं। क्या रंग के रूप यानी कि अपीयरेंस के आधार पर कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होती है? जी हाँ, रंग रूप यानी कि अपीयरेंस के आधार पर कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होती है। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी होती है इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। यानी कि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी इन नेचर होती है एज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। यानी कि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। अब हम स्केलेटल मसल को डिटेल में डिस्कस करने के लिए इनके स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए। हमारे बॉडी में ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स किससे मेड होता है? हमारे बॉडी में ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल मेड होता है ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल और fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called fascia। हमारे शरीर में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल कई मसल बंडल या फिर फैसिकल्स की बनी होती है जो कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती है जिसे फैशिया कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल कई मसल बंडल या फिर फैसिकल्स की बनी होती है जो कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती है जिसे फैसिया कहते हैं। बताइए इच मसल बंडल क्या कंटेंस करता है? जी हाँ, इच मसल बंडल कंटेंस करता है ए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को। बताइए क्या प्रत्येक मसल बंडल में अनेक मसल फाइबर होते हैं? जी हाँ, प्रत्येक मसल बंडल में अनेक मसल फाइबर होते हैं। बताइए क्या इच मसल फाइबर लाइंड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा जो कि इनक्लोजिंग करता है दी सार्कोप्लाज्म। जी हाँ, इच मसल फाइबर लाइंड होता है बाय दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा इनक्लोजिंग करता है दी सार्कोप्लाज्म। प्रत्येक मसल बंडल में अनेक मसल फाइबर होते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन?
जी हाँ, प्रत्येक मसल बंडल में अनेक मसल फाइबर होते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। बताइए क्या मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है? जी हाँ, मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसे सिंसाइटियम कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मसल फाइबर्स के सार्कोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसे सिंसाइटियम कहते हैं। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of। जी हाँ, मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। मसल फाइबर्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी हाँ, मसल फाइबर्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर को बताइए। जी हाँ, सार्कोप्लाज्म में मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल का पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मसल फाइबर्स की एक विशेषता है कि इसमें सार्कोप्लाज्म में अनेक सारे पैरेलल रूप में व्यवस्थित मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मसल्स फाइबर्स की एक विशेषता है कि इसके सार्कोप्लाज्म में अनेक सारे पैरेलल रूप में व्यवस्थित मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। बताइए क्या इच मायोफिब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है ऑन इट? जी हाँ, इच मायोफिब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है ऑन इट। प्रत्येक मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। मायोफिब्रिल की डिटेल्ड स्टडी से पता चलता है कि इनका स्ट्रैटेड रूप मुख्य दो प्रोटीन के कारण होता है। जी हाँ, मायोफिब्रिल का डिटेल्ड स्टडी एस्टेब्लिश्ड किया है कि दी स्ट्रैटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स। इन दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स का नाम बताइए। जी हाँ, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल एस्टेब्लिश्ड किया है कि द स्ट्रैटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। मायोफिब्रिल की डिटेल्ड स्टडी से यह पता चलता है कि
इनका स्ट्राइटेड रूप दो मुख्य प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मायोफिब्रिल की डिटेल स्टडी से यह पता चलता है कि इनका स्ट्राटेड रूप दो मुख्य प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। बताइए कौन सा बैंड्स कंटेन करता है एक्टिन को? जी हाँ, लाइट बैंड्स कंटेन करता है एक्टिन को और इसको आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। मायोफिब्रिल की आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड या फिर लाइट बैंड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड या फिर लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन होता है। बताइए किस बैंड में प्रोटीन मायोसिन पाया जाता है? जी हाँ, डार्क बैंड या ए या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड कंटेंस करता है मायोसिन को। डार्क बैंड को ए अथवा एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं और इसमें मायोसिन होती है। आर यू एग्री? जी हाँ, डार्क बैंड को ए अथवा एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, इसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन्स यानी कि एक्टिन और मायोसिन किसमें और कैसे अरेंज्ड होते हैं? जी हाँ, दोनों प्रोटीन्स अरेंज्ड होते हैं एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। दोनों प्रोटीन रॉड जैसी स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है। ये प्रोटीन्स एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मायोफिब्रिल की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी हाँ, दोनों प्रोटीन रॉड जैसी स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है। ये प्रोटीन्स एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मायोफिब्रिल की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। बताइए एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स में कौन थिकर और कौन थिनर होता है? जी हाँ, एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। बताइए किसको थिन और किसको थिक फिलामेंट बोलते हैं? जी हाँ, एक्टिन फिलामेंट को थिन और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की तुलना में पतले होते हैं, इसलिए एक्टिन को थिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की तुलना में पतले होते हैं, इसलिए एक्टिन को थिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड
को सेंटर से डिस्क्रीट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक फाइबर होता है। बताइए इसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको जेड लाइन कहते हैं। यह जेड लाइन बाइसेक्ट करता है आई बैंड को सेंटर में। प्रत्येक आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे जेड लाइन कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्रत्येक आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे जेड लाइन कहते हैं। थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट किस लाइन से फर्मली अटैच्ड होता है? जी हाँ, थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट फर्मली अटैच्ड होता है टू दी जेड लाइन। थिन फिलामेंट जेड लाइन से फर्मली यानी कि मजबूती से जुड़े रहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, थिन फिलामेंट जेड लाइन से फर्मली यानी कि मजबूती से जुड़े रहते हैं। ई बैंड के मध्य में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रान यानी कि एम लाइन से ई बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े रहते हैं। The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. Are you agree with this line of NCERT? जी हाँ, ए बैंड के मध्य में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रान डेट इज एम लाइन से ए बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े होते हैं। The thick filament in the E band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called amyline. ए और आई बैंड्स कैसे अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स? जी हाँ, ए और आई बैंड्स अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड अल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन? जी हाँ, मायोफिब्रिल की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड अल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। मायोफिब्रिल का पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस को क्या कंसाइडर्ड किया जाता है? जी हाँ, पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस को कंसाइडर्ड किया जाता है एज
द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इसको सार्कोमियर कहा जाता है। फिगर 20.2। दो सक्सेसिव एम लाइन के मध्य पाए जाने वाला मायोफिब्रिल की पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, दो सक्सेसिव एमालाइन के मध्य पाए जाने वाला मायोफिब्रिल की पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं। रेस्टिंग अवस्था में थिन फिलामेंट की सीरी दोनों साइड के थिक फिलामेंट के सेंटर के पार्ट को छोड़कर फ्री एंड्स पर पार्शियल ओवरलैप होते हैं। इन अ रेस्टिंग स्टेट, द एड्स ऑफ थिन filaments on either side of the thick filaments partially overlap the thick filaments, leaving the central part of the thick filaments. Are you agree with this line of NCERT? जी हाँ, रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट्स के एड्स ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप करते हैं द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स को, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट को, जो कि ओवरलैप नहीं होता है बाई थिन फिलामेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट्स, जो कि ओवरलैप नहीं होता है बाय थिन फिलामेंट्स, उसको एच जोन बोलते हैं। थिक फिलामेंट का सेंटर पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है, उसे एच जोन कहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, थिक फिलामेंट का सेंटर पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होते हैं, उसे एच जोन कहते हैं। चलिए फिगर 20.1 डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ मसल स्विंग, मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए, क्या आपको इसमें वेसिकल यानी कि मसल बंडल की लेबलिंग दिख रही है? मसल फाइबर यानी कि मसल सेल की लेबलिंग? सार्कोलेमा की लेबलिंग? ब्लड कैपिलरी की लेबलिंग? फिर से बताइए, क्या आपको फेसिकल यानी कि मसल बंडल की लेबलिंग दिख रही है? मसल फाइबर की, डेट इज मसल सेल? सार्कोलेमा की?
ब्लड कैपिलरी की फिर से बताइए। फेसिकल यानी कि मसल बंडल की लेवलिंग, मसल फाइबर यानी कि मसल सेल की लेवलिंग, सार्कोलेमा की लेवलिंग, ब्लड कैपिलरी की लेवलिंग, फिगर 20.2 का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इसको 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। फिगर 20.1 का भी फिगर अपने नोटबुक में 20 बार बनाइए। फिगर 20.2 एनाटोमी ऑफ अ मसल फाइबर स्विंग अ सार्कोमियर, बी सार्कोमियर का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या सार्कोमियर के फिगर में आपको जेड लाइन दिख रही है? सार्कोमियर की लेवलिंग, एच जून की लेवलिंग, ए बैंड की लेवलिंग, आई बैंड की लेवलिंग, जेड लाइन की लेवलिंग, फिर से सार्कोमियर की लेवलिंग, फिर से एच जून की लेवलिंग, फिर से ए बैंड की लेवलिंग, फिर से आई बैंड की लेवलिंग।